क्या वाकई ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुकी है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ईरानी मीडिया ने एक 14 निकाती मफाहमती यादाश्त यानी MOU का मुसद्दा शाये किया। इसे ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी बैक चैनल सफारती कोशिशों का नतीजा करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन जुलाई तक मौखर कर दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, क्या वाकई ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुकी है? क्या वो मुआहिदा जिसकी बातें कई हफ्तों से हो रही थी अब हकीकत बनने जा रहा है, और या फिर सब कुछ एक और सफारती धुआं है जिसके पीछे कोई नया खेल खेला जा रहा है? दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और इस पर रवां हफ्ते के इख्तिताम तक दस्तखत कर दिए जाएंगे। सदर ट्रंप के मुताबिक इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में मुतवक्के है, जिसमें अमेरिकी नायब सदर JD वेंस भी शरीक होंगे। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस पूरे अमल में पाकिस्तान के किरदार का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। इनके किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का जिक्र हुआ, शहबाज शरीफ का जिक्र हुआ कि बहुत ही अजीम शख्सियात हैं। दोस्तों, सदर ट्रंप ने मजीद ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि ईरानी सुप्रीम लीडर इस मामले के मंजूरी दे चुके हैं और इस पर रजामंदी भी जाहिर कर दी गई। उनके बकौल मुआहदे के बाद ईरान जोहरी हथियार नहीं बना पाएगा। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि मुआहदे पर दस्तखत होते ही आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा और पूरा मशरिक़ वुस्ता इस पर खुशी मना रहा है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान की तरफ से अगर आप बयान देखें तो आपको ये डिफरेंट पिक्चर नजर आएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई, उनका रद्दमल देख लें। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक अमेरिका के साथ किसी हतमी मुआहदे को शक्ल नहीं दी गई। दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतल्लिक खबरों की जो इस वक्त टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भरमार है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि ये क्या सराही है। बकाई ये भी कहते हैं कि मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा जरूर तैयार हुआ, लेकिन अमेरिका बार बार अपनी पोजीशन तब्दील करता है। मैं आपको ना एक लम्हे के लिए पीछे लेकर जाऊंगा। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब JD वेंस ने कई घंटे पाकिस्तान में बैठकर मुज़ाकरात का ये अमल आगे बढ़ाने की कोशिश की और वो पाकिस्तान में मौजूद थे, तो उस वक्त भी यही बातें की गई थी कि टेक्निकली हमें देखना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज के ऊपर हम गौर कर रहे हैं। और फिर उसके इसी प्रोसेस के दौरान जब JD वेंस पाकिस्तान में मौजूद थे तो उनके बैंकिंग सेक्टर से लोग आए ईरान की तरफ से। इसके साथ साथ पाकिस्तान इनकलाब के बहुत सारे जर्नल्स भी पाकिस्तान में आए और इस मामले को आगे कैसे लेकर जाएंगे, यानी हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया गया। उसमें मालियाती इदारे के लोग भी थे, बैंकिंग सेक्टर से भी आपको लोग नजर आएंगे। इसके साथ साथ इंजीनियर्स ने भी इस पूरे मुज़ाकराती अमल के अंदर अपना जो है वो इनपुट दिया। तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अमेरिका अपनी पोजीशन को बार बार तब्दील करता है। दोस्तों, ये वाजे किया गया कि कतर और पाकिस्तान सालसी के अमल में फाल किरदार अदा कर रहे हैं, तहम ईरान अपनी रेड लाइन पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मैं आपको एक लम्हे के लिए फिर पीछे लेकर जाऊंगा और आपको याद करवा दूं कि रेड लाइन्स क्या थी। अमेरिका ये कहता है कि तुमने यूरेनियम जो है उसे मुकम्मल तौर पर तर्क करना है, एनरिचमेंट के इस ख्वाब को अपने जहन से निकाल दो। ईरान ये कहता है कि हम एनरिचमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे, यूरेनियम के ऊपर समझौता नहीं होगा और हम इस यूरेनियम के ऊपर अमेरिका को उसकी मर्जी की डील नहीं देंगे। देखिए कि पहले दिन से जो जंग हो रही है वो यूरेनियम के मामले पर हो रही है। अगर अमेरिका ये बात ईरान को मनाने में कामयाब हो गया और समझौता हो जाता है तो फिर तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि यूरेनियम के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपसे कुछ ही देर पहले जो स्टेटमेंट आई है ये सैयद अब्बास अरागची की, जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की रोशनी में दिया जो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान था। अब्बास अरागची ये कहते हैं कि द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज नेवर बीन क्लोजर, द पेंडिंग इट्स फाइनलाइजेशन, द मीडिया शुड रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग स्पेकुलेशन अबाउट इट्स कंटेंट इन लाइन विद आवर रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच, ऑल डिटेल्स विल बी शेयर विद द पब्लिक इन ड्यू कोर्स। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप क्या सराहियां कर रहे हैं ना, इससे जरा परहेज करें और हालात को देखें, और हमने किसी लेवल के ऊपर आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की है। दोस्तों, इसी दौरान ईरानी खबर रिसां इदारे फारस न्यूज़ ने भी ईरानी ज़राए के हवाले से सदर ट्रंप का इत्तफाक राय से मुतल्लिक दावा मुस्तरद कर दिया। फारस न्यूज़ के मुताबिक अभी अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई हतमी मुसद्दा तय नहीं पाया। दोस्तों, इसी सफारती सरगर्मी के दौरान एक और अहम पेशरफ सामने आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान एक अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है।
इस गुफ्तगू में अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक नेतन्याहू ने सदर ट्रंप के मौके पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपके सामने ज़रूर शेयर कर दूं कि यहाँ से मामला होते हैं ख़राब जब भी पाकिस्तान के ज़रिए सालिसी का किरदार जो हम बखूबी निभा रहे थे, हमने दोनों की सुलह करवा दी और मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं ना, एंट्री होती है नेतन्याहू की। पाकिस्तान में जब जेडी वेंस आया तो उस वक्त भी जेडी वेंस की मौजूदगी में कॉल्स की गई नेतन्याहू को और वहाँ से मामलात आपके ख़राब होना शुरू हो गए। इससे पहले भी ये ऐलान हुआ था कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं, लेकिन जब उस मुसद्दे को नेतन्याहू के हवाले किया जाता है तो वो साहब जो हैं वो पूरे गेम को उल्टा कर रख देते हैं। अब दोबारा से कॉल की, लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। इसराइली दफ्तर के मुताबिक इसराइल बरह रास्त इस मुआहदे का फरीक नहीं, लेकिन फिर भी सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की हमायत करता है। अब आपको समझ में आ रही है कि ये मुआहदा होगा बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। इसराइल इसमें शामिल नहीं है और इसराइल को खुली छुट्टी दे दी जाएगी कि वो जब भी चाहे ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। तो ये इसके अंदर कैच है। दोस्तों, इसराइल के मुताबिक मुआहदे के अहम निकात में ईरान के अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर का खात्मा, मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करना, खित्ते में मुख्तलिफ प्रॉक्सिस के लिए माली और अस्करियत हमायत का खात्मा शामिल। और दोस्तों, यहीं से मामला ख़राब होते हैं। आप ईरान पर पाबंदियां लगाकर पिछले 47 सालों से उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है इसके ऊपर दुनिया को होश नहीं आता, डोनाल्ड ट्रंप को होश नहीं आता और इस पर किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं किया जाता। आज भारत के अंदर जो उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको उन्होंने बढ़ा दिया। आज इसराइल का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एक्सेस नहीं दिया जाता, लेकिन आप ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस सवाल पर जिसका सबको इंतज़ार है कि आखिर इस मुजव्वज़ा मुआहदे में क्या शरायत जो है वो शामिल की गई। ईरानी मीडिया ने एक 14 निकाती मफाहमती याददाश्त यानी MOU का मुसद्दा शाये किया। इसे ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी बैक चैनल सफारती कोशिशों का नतीजा करार दिया जा रहा है। इस मुजव्वज़ा मुआहदे का मकसद 28 फरवरी से जारी ईरान अमेरिका जंग का मुस्तकिल खात्मा बताया जाता है। नीम सरकारी ईरानी खबर रसानी इदारे महर न्यूज़ ने जुमे को इस मुसद्दे की तफसीलात जारी की। महर न्यूज़ के मुताबिक ये दस्तावेज़ात ईरानी मुज़ाकराती टीम के करीबी ज़राए से सामने आई और अभी आला हुकाम की मंजूरी इसके हवाले से बाकी है। दोस्तों, इन 14 निकात पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं और कुछ चीज़ें जो ईरान और फिर अमेरिका की तरफ से इसमें जो शेयर की गई हैं। पहली शिक के मुताबिक लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के फौरी और मुस्तकिल खात्मे की तजवीज़ दी गई, जो कि ईरान का पहले दिन से मौक़िफ़ है। दूसरा नुक्ता इसमें यह है कि अमेरिका को ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करने और ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद बनाया गया। तीसरी शिक के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी मुहासरा 30 रोज़ के अंदर मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा। चौथी शिक में अमेरिका के फ़ौजी दस्तों की ईरान के इतराफ़ से वापसी की तजवीज़ शामिल है। और जो पाँचवा नुक्ता यह है कि आबदा हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ जिसके मुताबिक ये अहम आबी गुज़रगाह 30 दिन के अंदर ईरानी इंतज़ामात के तहत दोबारा खोल दी जाएगी। यानी ईरान आबदा हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो मुकम्मल तौर पे हासिल कर लेगा। और अगर अमेरिका ये चाहता है कि ये कंट्रोल किसी और के पास हो, जैसा कि यूएई की तरफ से एक सजेशन आई थी और इसके साथ साथ दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उन्होंने भी ये कहा था कि ये एक फ्री एक्सेस होना चाहिए और यहाँ पर ईरान का या ओमान का कंट्रोल किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो 6 पॉइंट है इक्तिसादी मामला से मुतल्लिक, ईरान ये कहता है कि यार पाबंदियों को ख़त्म करो, सैंक्शंस हटाओ ताकि हम भी दुनिया के साथ तजारत करें, लेकिन अमेरिका क्या इसको तस्लीम करेगा। दोस्तों, इसके मुताबिक ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और मुतल्लिका अशिया पर आयद पाबंदियाँ मुअत्तल की जाएँ। ईरान को अपने माली वसाइल तक मुकम्मल रसाई दी जाए। जितनी सैंक्शंस उठाओ और जितना पैसा तुमने मुंजमद किया इसे ईरान के हवाले करो। 7वीं शिक के तहत अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज़ कम $300 अरब मालियत के मनसूबे पेश करना होंगे। 8वीं शिक 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल से मुतल्लिक है, जिसमें जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे पर हतमी मुआहदे की कोशिशें जो हैं वो की जाएंगी। और दोस्तों, जो 9th पॉइंट है इसके मुताबिक ईरान NPD की तहत जोहरी हथियार न बनाने के अज़्म की दोबारा तौसीक करेगा। वो उन्हें कहा जाएगा कि जी कि आपने जो न्यूक्लियर वेपन है उसका एक्सेस हासिल नहीं करना। लेकिन देखना ये होगा कि ईरानी अवाम, अगर आप वहाँ का जो जनरल सेंटिमेंट है उसे उठाकर देखें दोस्तों, तो ईरानी अवाम जो है ना वो मुसलसल अपनी ही हुकूमत के ऊपर दबाव ये बढ़ा रही है कि हमें अपने न्यूक्लियर आर्सेनल, तो एक मामला है ना, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज को आप बढ़ाएं और इसराइल से आगे हमें टारगेट करना चाहिए। और दोस्तों, जो 10वीं शिक है इसके मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका खित्ते में
अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करेगा। 11वीं शिक के मुताबिक ईरान पर कोई नई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी और 12वीं शिक में $24 अरब के मुंजमद ईरानी असासों की बहाली शामिल है और इसमें से निस्फ रकम मुज़ाकरात के आगाज से पहले ईरान को दी जाएगी ताकि एक तरह से तमाद बहाल हो सके। 13वीं शिक में मुआहदे पर अमल दरामद के लिए खुसूसी निगरानी के निज़ाम का भी क्याम इसमें किया गया। गारंटीज मांगी जाएंगी ना, कल को ईरान के साथ आप मुआहदा करें, वो आपके साथ आपने हुर्मुज़ को ओपन करवाने में आपका साथ देते हैं। कल को अगर अमेरिका मुकर गया और इसराइल चूंकि इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है तो फिर गारंटर कौन होगा? सबसे अहम सवाल इसमें यह है कि गारंटी अमेरिका की और इसराइल की कौन देगा? दोस्तों, जो लास्ट 14th पॉइंट है, आखिरी शिक के मुताबिक हतमी मुज़ाकरात उस वक्त तक शुरू नहीं होंगे जब तक मुंजमद असासों की जो रकम है यानी यादी रकम वो ईरान के हवाले नहीं की जाती, तेल से मुतलिक पाबंदियाँ मुअत्तल नहीं की जाती और बहरी मुहासा ख़त्म नहीं किया जाता। अब ईरान ने बड़ा वाज़े कर दिया है कि अगर आप वाकई संजीदा हैं तो आप एक तो यूरेनियम वाला जो मामला है इसको हम सेकंड फेज़ में लेकर जाएंगे। पहले फेज़ के अंदर आपको हमारे पैसे को रिलीज़ करना है। दूसरी चीज़, आपने मुंजमद असासे इनको भी रिलीज़ करें, पाबंदियाँ ख़त्म करें और एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया जाए जिसमें आप पर नज़र रखी जाए और ताकि ये मुआहदा जो हम कागज़ों में दस्तखत करेंगे इसकी अफादियत बढ़ सके और उसके ऊपर कोई निगरानी करने वाला मौजूद हो। कल को अगर अमेरिका नहीं मानता तो आपको कुछ इंटरनेशनल गारंटीज़ जो हैं वो देनी पड़ेंगी। दोस्तों, इस मुआहदे में ये वाज़े किया गया कि हतमी मुआहदा सिर्फ अफजुदा यूरेनियम, जोहरी प्रोग्राम पाबंदियों के खात्मे और ईरान की तामीर नौ तक महदूद होगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुप्स की हमायत से मुतल्लिक मामलात मुज़ाकराती एजेंडे से मुकम्मल खारिज रखे जाएंगे। दोस्तों, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने खुसूसी तौर पर यह तस्दीक की है कि जनेवा में अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान मुलाकात का इम्कान मौजूद है। ज़राए के मुताबिक अगर इसराइल ने मामलात को सबोताज करने की कोशिश ना की तो ये बात आगे बढ़ सकती है और अगर दूसरी तरफ से इनकार हो जाता है और अमेरिका का जो मित्र है इसराइल कुछ ऐसी हरकत करेगा तो फिर ये मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। दोस्तों, ईरानी वज़ारत ख़ारजा की लीगल टीम ने यह भी इसमें एक स्टेटमेंट जो उनकी आई कि अभी बदएतमादी इंतहाई बुलंद सतह पर मौजूद है। देखें, ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर आप ईरान के ऊपर 2 दिन पहले या ये कहा जाए कि 48 घंटे पहले आपने हमला किया, उनके 4 मकामात को आप टारगेट करते हैं, कुशम जजीरे पर आपने हमला किया, मवासलाती सिस्टम को आप टारगेट कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल का आपने जो है वो इस्तेमाल किया, तो किस तरह से इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म किया जाएगा? तो इसमें आपको बड़े मेयर्स लेने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जितनी मर्जी दफ़ा स्टेटमेंट्स दे कि मुआहदा हम यूरोप में करने जा रहे हैं और इसमें जेडी वेंस भी होगा, फलां भी होगा, जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स नहीं लिए जाते ये मुआहदा आगे नहीं बढ़ेगा। अब एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी, उसमें भी इसी किस्म का हवाला दिया गया। G7 के सीनियर ओहदेदारों के हवाले से बताया जाता है कि आइंदा हफ्ते जिनेवा में एक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है और एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने भी मुआहदे के इम्कानात को रोशन करार दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मुकम्मल मुआहदे की बजाय मफाहमती याददाश्त सामने आ सकती है। दोस्तों, G7 सरबराही इजलास ना 15 से 17 जून तक फ्रांस में हो रहा है, तो वहाँ पर ये कोई मामला आगे बढ़ेगा। दोस्तों, इसी दौरान सदर ट्रंप के पहले दौर के अहम मुशीर और साबिक कौमी सलामती कौंसिल के रुकन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड माइक फिलिन, उन्होंने भी एक इंतहाई अहम बयान दिया और उन्होंने सदर ट्रंप को मशवरा दिया कि वो ईरान के मामले पर CIA की हर बात पर अंधा एतमाद ना करें। माइक फिलिन का ये कहना था कि अमेरिका एक इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक जंग में दाखिल हो चुका है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान के हवाले से फ़ौजी माहिरीन की राय को तरजीह दी जाए। अच्छा, मैं ना आपको ये माइक फिलिन जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ना एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखें, 20 साल आप अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी फ़ौजों को उतारते हैं, आपको क्या मिला वहाँ से? मां सिवाय इसके कि बदनामी, मां सिवाय इसके कि आपने 20 साल अपने लोगों को मारा, वहाँ के लोगों को मारा। आप अफ़गानिस्तान के अंदर कब्ज़ा नहीं कर सके। वो अफ़गानिस्तान जिसके पास तालिबान था, असलहा कराई का असलहा उन लोगों का जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को प्रॉक्सीज के तौर पर अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे, ऐसे ही हुआ ना। आप उस तालिबान को जो प्रॉक्सी थी सिर्फ इस खित्ते के अंदर, आपकी बनाई हुई प्रॉक्सी थी, पहले ये मुजाहिदीन बनकर आपके लिए जो रूस है उसके खिलाफ लड़ते रहे, ऐसा ही हुआ ना। फिर वो आपके दुश्मन हो गए, आप उसको ख़त्म नहीं कर सके, तो आप ईरान को भाई कैसे ख़त्म करोगे? उनकी इकोनॉमी है, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनके पास यूरेनियम है, उनके पास तहजीब है, उनके पास 7000 साल पुरानी तहजीब है। आपकी हिस्ट्री तो 250 साल की है, वो 7000 साल पुरानी तहजीब कैसे ख़त्म करेंगे? आप तालिबान को नहीं ख़त्म कर सके, आप चले ईरान को ख़त्म करने के लिए। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो इनकी बात है ना, ये इस हिस्ट्री के ऊपर
जो वो रिलाई कर रहे हैं और जिस खित्ते के अंदर जहाँ पे ईरान की एक रिच हिस्ट्री हो, एक लंबी आपकी एक तारीख है, तो आपका मुकाबला सिर्फ एक मुल्क से नहीं, एक कौम से आपका मुकाबला। तालिबान जो हैं, जो उनके हालात हैं, वो एक ग्रुप था और देखते देखते वो अफगानिस्तान के अंदर एक हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। अगर आप गौर करें ना, तो तालिबान को इस 20 साल की जंग से फ़ायदा हुआ है, अमेरिका को नहीं हुआ। अल्टीमेटली तो वहाँ पे उनकी हुकूमत बन गई। आपके पास क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान के हवाले से फ़ौजी माहिरीन की राय को तरजीह दी जाए, ये वो कह रहे हैं। मुज़ाकरात कारों पर भी मुकम्मल एतमाद से गुरेज का मशवरा उन्होंने दिया। फिल्म के मुताबिक अमेरिका को मजीद जंग नहीं बल्कि बहरान से निकलने का रास्ता दरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की आलमी साख को बरकरार रखते हुए इस बहरान का खात्मा जरूरी है। अगर ये बहरान खत्म ना हुआ ना, तो ये लेगेसी होगी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बल्कि रिपब्लिकन्स की। वही लेगेसी जो हमने टोनी ब्लेयर की बरतानिया के अंदर देखी। आपने एक कदम उठाया, सिर्फ एक मामूली सा कदम था कि हम डिफेंसिव मोड में रहेंगे, हम हमला नहीं करेंगे। लोगों ने आपको, जो यहाँ के लोकल इलेक्शंस थे, उसमें आपको इसका जवाब दे दिया। ऐसे ही हुआ। टोनी ब्लेयर की जो इराक के हवाले से पॉलिसीज थी, वो एक वजह बनी लेबर गवर्नमेंट की, लेबर जमात का जो जवाल हमने बरतानिया के अंदर देखा। लोग साफ कहते हैं कि यार, तुम जाके लोगों के बच्चों को मारते हो और कहते हो कि हमारे बच्चों को ना मारें। पहले तुम्हें ये फैसला करना होगा कि तुम अपने बच्चों को इस जंग में क्यों भेज रहे हो। हमारे ऊपर किसी ने हमला नहीं किया था, हम वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की तलाश में इराक में गए, कुछ नहीं मिला और बहुत भारी कीमत इनको अदा करनी पड़ी। तो वो ये कहना ही चाह रहे हैं कि जो बुहरान है ना, इससे निकलेंगे एक वही रास्ता है कि इस जंग को आप जर्नैलों से पूछें कि वहाँ के इस वक्त क्या हालात हैं। देखें, पीट हेग्सेथ ने जब से वो आया ना, उसने तकरीबन कोई 20 से 25 लोगों को फारिग किया। ऐसे ही हुआ ना, जो बात नहीं मारा उसको फारिग कर दो। ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा नहीं है ख्वाजा आसिफ, जो सिर्फ हमें जो ठंडी नहर है जिसमें डुबकियां लगाता हुआ नजर आता है, ये पीट हेग्सेथ था जिसने जर्नैलों को फारिग किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी दलील थी कि आप जर्नैलों की बात नहीं सुन रहे थे, पॉलिटिकल मोटिव्स थे। तो उसका नतीजा जो है वो निकल आया कि आपको अब ये जो पॉलिटिकल महाज है, इसके ऊपर भी मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ मुआहदे की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ कशीदगी भी बरकरार है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि बंदर अब्बास में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और इन धमाकों की नोयत और वजह के बारे में तफसीलात जारी नहीं की गई। ईरानी खबर एजेंसी का दावा है कि बंदर अब्बास के करीब ईरानी फोर्सेस ने एक खिलाफ वर्जी करने वाले टैंक को आबने हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोका। ईरानी हुकाम के मुताबिक आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पेश की इजाज़त और राब्ता जरूरी है। दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि अमरीकी फोर्सेज ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। अमरीकी दावे के मुताबिक ये ड्रोन तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। ताहम अमरीकी एहलकार ने यह भी कहा कि इस वाक़े के बावजूद आबने हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। और दोस्तों, आखिर में एक अहम अपडेट ईरान के साबिक आला क़यादत से मुतल्लिक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन जुलाई तक मौखर कर दी गई है। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।